हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स पे बर्नर बाय ऋषु अग्रवाल। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट है। इस यूनिट में आपके दो चैप्टर्स आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि जब हम बात करें कि ऑल दी अदर करेंसीज अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड दी फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि इंडिया की करेंसी क्या है, वी ऑल नो दैट इंडियाज करेंसी इज रुपी। तो रुपी को छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसीज हैं, लाइक पाउंड है, डॉलर है, यूरो है, एनी अदर करेंसी अदर देन द इंडियन रुपी, दैट इज ऑल अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। इसी तरह से अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या है, डॉलर को छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसीज हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। तो अब हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो हमारा चैप्टर भी है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अनदर करेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमें एक करेंसी चाहिए और उसके बदले में हमें दूसरी करेंसी देनी पड़े, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आज जो यूएस डॉलर है, दैट इज वो कितने रुपीस का है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल इट इज फॉर ₹70। तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब अगर मुझे एक $1 खरीदना है तो उसके बदले में मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 70 रुपीज देने पड़ेंगे। और यही जो चीज है, इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट मींस प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी। देखो, यहाँ पे एक करेंसी का जो प्राइस है दूसरी करेंसी के प्राइस में जब हम उसको रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे क्या है, $1 इज इक्वल टू ₹70। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, डॉलर को रुपीस में के प्राइस में रिलेट किया है। जैसे $1 इज इक्वल टू ₹70। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि फॉरेन एक्सचेंज हमें चाहिए क्यों, या ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। तो स्टूडेंट्स देखो, हमारे को जब हमने बाहर से कभी भी गुड्स मंगवाने हैं, इंपोर्ट्स करने हैं, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बाहर से हमें कहीं ना कहीं चीजें इंपोर्ट करानी पड़ती हैं। और जब हम कुछ चीजें इंपोर्ट करवाते हैं तो बाहर जो अदर कंट्री है उसको हमें पेमेंट करनी होती है इन टर्म्स ऑफ देयर करेंसी ओनली। तो हमें वहां पे क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अमेरिका से कुछ गुड्स जो है वो इंपोर्ट कराए, तो मुझे जो अमेरिका में जितनी भी पेमेंट करनी होगी वो मुझे यूएस डॉलर्स में करनी होगी। तो मुझे वहां पे फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट ऑफ द अमेरिका। दूसरा, मुझे क्यों चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, टूरिज्म के लिए। अगर मुझे बाहर कहीं घूमने जाना है अदर देन इंडिया, अपने कंट्री से बाहर कहीं घूमने जाना है, और जिस भी कंट्री में मुझे घूमने जाना है मुझे उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, दैट इज फॉर टूरिज्म। और टूरिज्म की जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। थर्ड इज द यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर वर्किंग हूँ और मेरी फैमिली बाहर रहती है तो मुझे उनको पैसा भिजवाना है। तो जब भी मुझे उस कंट्री में अपनी फैमिली को पैसा भिजवाना है तो मुझे उस करेंसी की उस कंट्री की ही करेंसी चाहिए। दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, राइट। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, मुझे किसी बाहर की कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कनाडा में कोई लैंड खरीदना है, एसेट खरीदना है, तो वो एसेट भी मुझे कैनेडियन डॉलर्स में ही खरीदना पड़ेगा ना। तो तब भी मुझे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी। देन फिफ्थ वन इज द स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब देखो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका रेट बढ़ता या कम होता रहता है, तो कई लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट्स, जब उसके प्राइस गिरता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जब गिरता है, तो वो उस लो रेट पे उसको खरीद लेते हैं और उनको ये एक्सपेक्टेशन होता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। तो जब उसका प्राइस बढ़ता है, वो लोग उस चीज को फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर देते हैं और बीच में से अपना मार्जिन जो है वो अर्न करते हैं। तो ऐसे स्पेकुलेशन एक्टिविटीज के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो होती है। देन रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन। अब मैंने बाहर की कंट्री से लोन लिया था,
तो अब जब मैंने उस लोन को रीपे करना है तभी मुझे उस कंट्री की करेंसी चाहिए, तो आई डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। तो दीज वर द रीजंस व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। इसी तरह से अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब होती है, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है स्टूडेंट्स डिमांड से, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो मैंने बाहर किसी और कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किए, इंडिया ने यहाँ से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट किए, तो वहां से फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होगी ना, बिकॉज दे विल मेक द पेमेंट ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट इंडिया हैज एक्सपोर्टेड, तो देयर इज अ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब बाहर से कुछ लोगों ने, बाहर की कंट्री के कुछ लोगों ने हमारे कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और किसी भी तरह से इन्वेस्ट किया, तो वो बाहर से क्या लाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे ना अपनी कंट्री में से। देन अगेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन आवर कंट्री। देन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, अब अब्रॉड से किसी ने अपने यहाँ पे रिलेटिव्स को, बच्चों को या कुछ पैसा ऐसा भेजा है, ठीक है ना, फॉर देयर सर्वाइवल और एनी अदर, डोनेट किया है, ग्रांट्स भेजी हैं, दैट इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अदर कंट्री। देन स्पेकुलेशन, अगेन स्पेकुलेशन आपको पता ही है स्टूडेंट्स क्या होता है। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन एक्टिविटीज के लिए भी जो सप्लाई होती है फॉरेन एक्सचेंज की। देन लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर मुझे किसी कंट्री से लोन लिया है, मुझे चाहिए, हमारे इंडिया को किसी कंट्री से लोन चाहिए, और वो लोन जो आएगा वो उस कंट्री की करेंसी में आएगा, देन अगेन देयर विल बी अ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन फॉरेन टूरिस्ट, अब जिस तरह से हम लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, और उसी तरह से जब बाहर के लोग हमारे कंट्री में घूमने आएंगे, टूरिज्म आएगा, तो देन दे विल सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इनटू आवर कंट्री। तो स्टूडेंट्स इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने क्लास 11th में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसमें हमारा डिमांड कर्व कैसा होता था, ऐसे बनता था, अगर आपको याद हो, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है की बात करूं मैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ गया, तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और इसी तरह से अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम होगा तो हमारी डिमांड विल ऑलवेज राइज। तो दैट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट एंड डिमांड। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगी, क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे मेरा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे रेट आ जाएगा। और सपोज जो रेट है वो ये है, रेट ये आर रेट है, और क्वांटिटी यहाँ पे मेरी डिसाइड हो गई, बिकॉज द रेट वाज दिस। अगर मैं बात करूं कि रेट जो है वो बढ़ गया, अब रेट बढ़ गया, वो आर से कितना हो गया, R1, राइट। जब वो आर से बढ़ गया, R1 पे आ गया, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, देखो स्टूडेंट्स, अगर आर पे क्यू थी, अब वो कितनी आ गई, Q1, वो कम हो गई। सो इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मेरा रेट जो आर पे पहले डिसाइडेड था, और वहां पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्यू थी, अब वही आर से मेरा एक्सचेंज रेट नीचे चला गया है, एक्सचेंज रेट नीचे चला गया R2 पे। तो अब देखो यहां से मेरा जो ये कहां जाके डिमांड कर्व को टच कर रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गई है, राइट। तो इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसी तरह से अगर हम सप्लाई की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा रेट सपोज R है, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो यहाँ एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और जब क्वांटिटी, हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो क्वांटिटी हमारा लॉ ऑफ सप्लाईज के अकॉर्डिंगली जो सप्लाई कर्व है दैट इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, और ये ऐसे बनता है अगर आपको याद हो। और यहाँ से अगर मेरा नॉमिनल पहले जो रेट था, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था, वो R था, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, इसको यहाँ टच करके यहाँ पे ये आ रहा है, तो दिस इज Q। When the rate was foreign exchange rate was R, quantity supplied was Q। अब अगर मैं बात करूं, मेरा एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट इज राइजिंग फ्रॉम R to R1, देन सप्लाई भी देखो स्टूडेंट्स बढ़ रही है, यहाँ पे Q1, सप्लाई हैज इंक्रीज फ्रॉम Q to Q1। सो इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर रेट मेरा जो है वो कम हो गया, R2 पे आ गया है, तो ये इसने सप्लाई कर्व को यहाँ टच किया, जिससे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, whenever the foreign exchange rate rises, quantity supplied for the foreign exchange will also rise. Similarly, if rate will decrease, supply will also decrease. So it shows the direct relation between foreign exchange rate and
द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इससे अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कैसा, कितनी तरह का होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये कौन डिसाइड करता है या ये किस तरह से डिसाइड होता है। तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स रहते हैं। उसमें से जो फर्स्ट है दैट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब जैसे नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है दैट इज इट इज फिक्स्ड। यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट रहता है वो फिक्स रहता है और उसको फिक्स कौन करती है? गवर्नमेंट। सो इट इज अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स क्यों करती है? इन ऑर्डर टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो वहां पे फॉरेन ट्रेड करने में और कैपिटल मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एट विच रेट द ट्रेड शुड बी डन, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और अपने फॉरेन ट्रेड में को और कैपिटल मूवमेंट्स को स्टेबल करने के लिए ही एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है। और गवर्नमेंट ऐसा कैसे करती है? by selling the foreign exchange whenever currency becomes stronger and when buying the foreign exchange when it becomes weaker। जब हमारी करेंसी की वैल्यू जो है डिवैल्यूएट कर जाती है तो गवर्नमेंट अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बाय कर लेती है। और इसी तरह से जब हमारी करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होती है तो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से कुछ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेल कर देती है। क्योंकि इसी के कारण गवर्नमेंट को आरबीआई को अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है कि स्टूडेंट्स की जो कंट्री है वो अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी किस तरह से डिसाइड करती है या कौन से टर्म्स में फिक्स करती है। तो उसके पास 2 तरीके होते हैं कंट्री के पास अपनी करेंसी को की वैल्यू को डिसाइड करने के। वन इज इन द टर्म्स ऑफ द प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, और अनदर इज टू फिक्स द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अनदर करेंसी। चलिए, तो अंडर दिस अ कंट्री डिसाइड्स इट्स वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम प्रीशियस मेटल्स। कुछ प्रीशियस मेटल्स में जैसे फॉर एग्जांपल कि 1.25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है वो हमें कितने रुपीस में मिलेगा। $10 में सेम 0.25 ग्राम्स ऑफ जो गोल्ड है वो $US में कितने डॉलर्स का मिलेगा। इस तरह से जब अपनी करेंसी को एक कंट्री जो है डिसाइड करती है इन टर्म्स ऑफ द प्रीशियस मेटल्स दैट इज कॉल्ड द पैरिटी वैल्यू ऑफ पेगिंग, दैट इज कॉल्ड द पेगिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? पेगिंग बोलते हैं। और इसी तरह से अगर एक कंट्री जो है अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी और करेंसी की वैल्यू के साथ रिलेट करती है या फिक्स करती है दैट इज कॉल्ड द पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी। तो कंट्री हैज 2 ways to decide in which the value of its currency in the terms of precious metals और in terms of the other currency। जब वो precious metals में इसको डिसाइड करती है that is called pegging, और जब वो किसी और कंट्री की करेंसी में उसको रिलेट करती है, डिसाइड करती है, that is called the parity value of the currency। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। अब देखो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट में जो रेट है दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है एंड दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड द डिवैल्यूएशन। और डिवैल्यूएशन से स्टूडेंट्स हमारे क्या बढ़ते हैं? एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या था कि अगर $1 मुझे बाय करना हो हमारी तो मुझे 70 रुपीज देने पड़ते थे पहले। बट अब क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, उस हमारे एक्सचेंज रेट को कम कर दिया और हमारा जो $, है उसको अब $1 को बाय करने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 80 रुपीज। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। नाउ इफ आई वांट टू बाय $1 आई हैव टू पे 70 रुपीज, राइट। और उसी तरह से पहले क्या था कि मुझे $1 खरीदने के लिए 70 रुपीज देने पड़ रहे थे, बट अब क्या हो रहा है कि अब मुझे वही $1 खरीदने के लिए 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि पहले अगर एक US जो अमेरिकन है वो $1 कितने रुपए में बेच रहा था? 70 में। अब वही $1 वो कितने में बेच रहा है? 80 में। तो दैट मीन्स उसके लिए हमारे कंट्री की जो चीजें हैं वो अब सस्ती हो गई है,
ठीक है, तो सस्ती हो गई तो नेचुरली हमारे क्या बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो एक कंट्री जो है अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट तब करता है व्हेन अ कंट्री वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स। इसी तरह से रिवैल्यूएशन क्या होता है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ द डिवैल्यूएशन। इसमें वो क्या करता है, एक कंट्री क्या करती है, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देती है एंड इट इंक्रीजेस इंपोर्ट्स, और इससे हमारे क्या बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो स्टूडेंट, पहले मैं एक यूएस डॉलर कितने में खरीद रही थी, 70 में। अब वही उस यूएस डॉलर को खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 60 रुपीज। तो दैट मीन्स अब यूएस डॉलर मेरे लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया ना। तो अब मैं वहां की चीजें मेरे लिए क्या हो गई, यूएस की चीजें मेरे लिए सस्ती हो गई, तो नेचुरली मेरी डिमांड फॉर यूएस डॉलर इंक्रीज होगी, तो मेरे इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगे। So this was all about the fixed exchange rate students. This next है हमारे पास जो दूसरा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है, दैट इज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो स्टूडेंट्स अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के लिए। जितना भी एक्सचेंज रेट है दैट इज लेफ्ट फ्री टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो कौन डिसाइड कर रहा है, इट इज डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में डिफरेंट करेंसीज की जितनी भी डिमांड रहती है और अकॉर्डिंगली जितनी भी सप्लाई रहती है, जहां पे ये दोनों इक्वल आ जाती हैं, वहां पे हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड हो जाता है। तो इस एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का किसी भी तरह से कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहता है। इस एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग और फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक, इसको हम ग्राफ की तरह भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नीचे हमारे पास एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जबकि वाई पे हमारा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। अब हमारा डिमांड कर्व सेम वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड जैसे हमारा बनता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई कर्व जो है वो दैट इज द अपवर्ड स्लोपिंग। अब यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं, तो इसी रेट पॉइंट पे हमारा जो रेट है वो डिसाइड हो जाएगा और क्वांटिटी भी हमारी यही डिसाइड होगी। सो हमारा रेट क्या रहेगा, आर, बिकॉज हियर the supply and the demand curve both intersect each other, and so the rate for the foreign exchange is decided at the point R, right? तो इसमें स्टूडेंट जैसे हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन आता था, इसी तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन होता है एक्सचेंज रेट में। अब डेप्रिसिएशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द डिवैल्यूएशन, द डिफरेंस लाइज दैट वहां पे डिवैल्यूएशन सरकार खुद करती थी, लेकिन यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है दैट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी जो होता है दैट इज ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। अब डेप्रिसिएशन क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब हमारी अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जैसे आगे अगर एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए मुझे 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी यूएस डॉलर को खरीदने के लिए मुझे 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो दैट मीन्स अब हुआ क्या कि यहाँ पे जितने भी बाहर यूएस के लोग हैं उनके लिए हमारी चीजें क्या हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। तो क्यों, क्योंकि पहले अगर वो एक यूएस डॉलर में 70 चीजें खरीद रहे थे, अब वही एक यूएस डॉलर में वो कितनी चीजें खरीद रहे हैं, 80 चीजें खरीद रहे हैं। तो नेचुरली हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगे क्योंकि उनके लिए हमारी चीजें सस्ती हो गई हैं। तो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट, जब भी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आएगा तो अवर एक्सपोर्ट्स विल राइज। तो स्टूडेंट्स इसको प्लीज इंपॉर्टेंटली ये 1 मार्क में जनरली तुमसे पूछ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं या इंपोर्ट्स। इसी तरह से जो एप्रिसिएशन होता है दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब हमारी अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अगर पहले एक यूएस डॉलर जो था वो 70 का था, पर अब क्या हुआ, हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट की, तो एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 60। पहले मैं कितने दे रही थी, 70, तो अब मुझे 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो नेचुरली क्या हुआ है कि बाहर की चीजें मेरे लिए सस्ती हो गई हैं। तो जब बाहर की चीजें मेरे लिए सस्ती होंगी तो मेरी डिमांड फॉर दी दोज गुड्स विल इंक्रीज, तो नेचुरली मेरे क्या बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो जब भी किसी कंट्री में एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आता है तो उसके इंपोर्ट्स बढ़ते हैं।
So this was about our second type of foreign exchange, that is the flexible exchange rate. Students, अब थर्ड जो हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में है, दैट इज द मैनेज्ड फ्लोटिंग. अब मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है कि यहाँ पे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फ्लेक्सिबल एज वेल एज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब यहाँ पे जितना भी हमारा एक्सचेंज रेट है, दैट इज लेफ्ट फ्री टू बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो जितना भी हमारा एक्सचेंज रेट है, सबसे पहले कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, आरबीआई क्या करती है कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट की ना कुछ लिमिट्स डिसाइड करती है, सर्टेन लिमिट्स डिसाइड करती है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उन लिमिट्स के बीच में रहना चाहिए. तो अगर जो जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने डिसाइड किया, अगर तो वो स्पेसिफाइड लिमिट्स के बीच में रहता है, देन इट इज ओके, देन वो वही वाला एक्सचेंज रेट हमारा डिसाइड हो जाता है. बट अगर हमारा जो मार्केट फोर्सेस ने एक्सचेंज रेट डिसाइड किया, अगर वो हमारी लिमिट से काफी दूर चला जाता है, तब आरबीआई वहां पे इंटरवेन करती है. और गवर्नमेंट वहां पे आरबीआई क्या करती है, अपनी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के थ्रू इस चीज को ठीक करने की कोशिश करती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो उन सर्टेन लिमिट्स के अंदर अंदर रहे. तो लेट अस स्टडी कैसे करती है गवर्नमेंट. पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं. व्हाट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच foreign exchange rate is determined by the forces of demand and supply. तो पहले हमारा foreign exchange rate कहाँ किसने डिसाइड किया? Forces of demand and supply ने. And central bank influences the exchange rate through intervention in foreign exchange market. तो अब वहां पे फिर उसके बाद क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है उस एक्सचेंज रेट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेन करके. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये एक हाइब्रिड सिस्टम है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एज वेल एज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. So RBI intervenes to restrict the fluctuations in exchange rate within the specified limits. तो यहाँ पे RBI कब इंटरवेन करती है? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो हमारी डिजायर्ड लिमिट से बाहर चला जाता है, और उसको उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए RBI वहाँ पे इंटरवेन करती है. इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं. अब एक्सचेंज फॉरेन, अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास एक थ्रू अ ग्राफ इसको समझते हैं. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारा एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे फॉरेन एक्सचेंज रेट है, राइट. तो अब यहाँ पे विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड करना है पहले. तो पहले डिमांड कब और सप्लाई कब. अब डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए वहां पे हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया, राइट. अब देखिए, अगर हम बात करें कि डिमांड बढ़ गई, सपोज डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड के बढ़ने से जहां पे इसने सप्लाई को कट किया वहां पे हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. चलिए इसको न्यूमेरिकली थोड़ा करते हैं. पहले जो रेट था दैट वाज 40. अब जब डिमांड के बढ़ने से हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ा, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा. जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया डिमांड के बढ़ने से, तो दैट वाज डिसाइडेड एट ₹60. जब हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो अब गवर्नमेंट उस डिमांड को पूरा करने के लिए इस सप्लाई को भी बढ़ा देगी. जब गवर्नमेंट सप्लाई को बढ़ाएगी तो सप्लाई को बढ़ा के क्या होगा कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो, हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो यहाँ पे कहीं डिसाइड होगा, और उसकी लिमिट जो है गवर्नमेंट ने अपनी लिमिट्स जो डिसाइड की है दैट इज 45 to 50. दैट मीन्स कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो 45 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना एक्सचेंज रेट विद द हेल्प ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज 50 पे फिर से डिसाइड कर लिया. अब हुआ क्या? पहले एक्सचेंज रेट किसने डिसाइड किया था? विद द फोर्सेस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड इट वाज डिसाइडेड एट 60. बट अब गवर्नमेंट ने अपनी लिमिट से उसको ऊपर जाने से रिस्ट्रिक्ट करना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे उस अपने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा दिया. अब सप्लाई जब उसने बढ़ाई तो उसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया डिमांड को. जब डिमांड को उसने यहाँ इंटरसेक्ट किया तो हमारा रेट यहाँ पे 50 रुपीज पे डिसाइड हो गया. अगर हम दूसरी तरफ की बात करें, यहाँ पे डिमांड कर्व था, सप्लाई यहाँ थी, तो यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट हुए हमारा रेट यहाँ डिसाइड हुआ. अब हुआ क्या? डिमांड के कम होने से तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया D से D1 की तरफ. जब ये डिमांड कर्व यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमारा एक्सचेंज रेट यहाँ पे आके डिसाइड हो गया R2 पे. अब यहाँ पे बात करें, ये 40 था, ये 50 था, राइट. तो अब गवर्नमेंट ने देखा कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो अपनी सर्टेन लिमिट से नीचे चला गया. सॉरी 50 यहाँ पे मैंने
ये 50 है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 40, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा कि जो मेरा एक्सचेंज रेट है, हमारा एक्सचेंज रेट है वो अपनी डिजायर्ड लिमिट से नीचे चला गया, 45 से 40 हो गया है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सप्लाई को जो है वो कम कर देगी। अब सप्लाई को जब कम कर दिया तो यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया डिमांड कर्व को। जब डिमांड कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट किया तो हमारा एक्सचेंज रेट यहाँ पे आके डिसाइड हो गया, दैट इज 45। तो इस तरह से गवर्नमेंट पहले फॉरेन सिस्टम में मैनेज्ड फ्लोटिंग में पहले जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट को इट लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू डिसाइड व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट, एंड इफ द एक्सचेंज रेट गोज बियॉन्ड दोज लिमिट्स, जो गवर्नमेंट ने अपनी लिमिट्स डिसाइड की है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, अगर वो उन लिमिट से बाहर कहीं चला जाता है, दूर चला जाता है, तो गवर्नमेंट विद द फोर्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है, तो उस एक्सचेंज की सप्लाई के थ्रू अपने उस फॉरेन एक्सचेंज रेट को विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स में लाने की कोशिश करती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा, आपको तीनों टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ आए होंगे। इसमें हमारे पास अब थोड़ा सा टॉपिक रह गया है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अब हम आपको हमारी अगली वीडियो